अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मोहलिक वायरस से मजीद 21 अमवात हुए हैं, जबकि 1708 नए केसेस भी मंजर आम पर आए हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए नई पाबंदियां भी लगाई गई। NCOC की आज मीटिंग हुई जिसमें कुछ नई तजावीज़ भी पेश की गई हैं। ताहम तालीमी इदारों से मुतालिक फैसले के लिए वज़राए तालीम का इजलास भी अब तलब किया गया है। ऐसे में हम अपने एक्सपर्ट से ये पूछेंगे कि जिस किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं और NCOC की मीटिंग में जिस तरह के आज फैसले लिए गए, क्या ये काफ़ी हैं? ये मजीद इक़दाम जो हैं इससे भी ज़्यादा सख्त होने चाहिए। दूसरा, जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया, ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई कराची मामले के हवाले से, उस पर आज बयानिया थोड़ा मुख्तलिफ नजर आ रहा है PDM की सीनियर जमातों की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इसकी तायीद की और उस प्रेस रिलीज के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब ये नवाज शरीफ साहब, जहां वो एक अलग लाइन ले चुके हैं और वो इस फैसले को, ये इस प्रेस रिलीज को, अब तक की कार्रवाई को मुस्तरद करार दे चुके हैं। साथ ही साथ वही नहीं, लीगी अरकान ने भी इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अभी जो तकसीम है, जो डिवीजन है, कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज के हवाले से, क्या उसको देखने के बाद इस केस को मजीद आगे बढ़ना चाहिए, इस पर मजीद पेशरफ्त होनी चाहिए, या जो अब तक इंक्वायरी हो गई बस उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए हमारी तरह सियासी जमातों को भी। आखिर में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। गैलप सर्वे करवाया गया और उसमें अवाम ने अपनी राय का इजहार किया और जो सर्वे किया गया उससे नतीजा ये अखज़ हुआ कि पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम PTI को वोट देना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोगों ने अपनी वाबस्तगी और अपने वोट को देने का इजहार किया, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आती है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरे नंबर पर है और मतलब तीसरा हिस्सा जो है वो PMLN को वोट दे सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि लोगों की राय अलग है, लोगों के सोचने और समझने का अंदाज मुख्तलिफ है, तो क्या ये गैलप सर्वे है वो वाकई गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर भी असरअंदाज हो सकता है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेग चौथाई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़ीज़ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर उम्मी साहब भी अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले NCOC के इजलास के हवाले से, क्योंकि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया, दिन ब दिन फैलती चली जा रही है। ताहम आज कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, आज कुछ इक़दामात के हवाले से मजीद तजावीज़ जो है वो NCOC के इजलास में पेश भी की गई, जिनमें से अगर मैं ज़रा मोटी मोटी तजावीज़ की तरफ जाऊँ तो अब से कुछ देर पहले हेडलाइंस में मैंने सुना कि 20 नवंबर से ओपन मैरिज हॉल में शादी की इजाज़त होगी। अब बंद जगहों पर अब शादियाँ या इज्तिमात जो हैं, ये पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं, उनको होने से रोका जाएगा। 500 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो सिनेमा घर्स हैं, जो थिएटर्स हैं, यहाँ पर भी पाबंदी आयद की जाएगी और बड़े अवामी इज्तिमात जो हैं उन पर भी पाबंदी की तजवीज़ दे दी गई है। तालीम का मामला, एजुकेशन का मामला, वो भी गौर तलब है। NBC फरमाइएगा, हुकूमत को इससे भी सख्त करने चाहिए या अभी तक के लिए ये लिए गए स्टेप्स काफ़ी हैं? अभी हुकूमत खुद ये फैसला नहीं कर पाई है कि उसे करना क्या है, और ये ही वो कशमकश है जो पहले भी जारी थी कि मुकम्मल लॉकडाउन हो, छोटा लॉकडाउन हो, माइक्रो लॉकडाउन हो, माइक्रोसॉफ्ट लॉकडाउन हो या स्मार्ट लॉकडाउन हो। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इन्फेक्शन रेट है वो पहले से ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा से मुराद मेरी ये नहीं ज़्यादा नंबर में, तेज़ है, इन्फेक्शन तेज़ी से फैला है और अस्पतालों में मरीज़ आना शुरू हो गए हैं और नाजुक हालत में आना शुरू हो गए हैं। 4, 5, 6 दिन में अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाता है। इस सूरत हाल हमारे बहुत दोस्त, हमारे सहाफ़ी दोस्त वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं। और खैर बात ये कि सिनेमा, थिएटर, मज़ार ये खोलने को किसने कहा था, ये हमने पहले भी अर्ज़ किया था, गलत था। हमने स्कूलों पर के बारे में बात की थी, शादी हॉल्स के बारे में बात की थी, सुनता कोई नहीं है। अक्ल कुल सब अपने आप को समझते हैं, आवाम की राय भी नहीं लेते, सर्वे भी नहीं कराते क्या हो रहा है। उसके बाद फिर जब सर पे आ पड़ती है दौड़ते भागते हैं। अभी सूरत हाल यही है कि बाज़ार अल्टरनेट डेज पर खोलने की तजवीज़ है, कारोबार सुबह 8 से 6 तक करने की तजवीज़ है, स्कूलों की 2 महीने की एक्सटेंडेड वेकेशंस की तजवीज़ है। और ज़ाहिर है जब तजवीज़ हैं ये तो मंजूर भी हो जाएंगी NCOC में।
मेरा ख्याल ये जो इक़दाम आप कर रहे हैं उनको ज़्यादा सख्त ना करें, अब उन पर अमल कर लें, उन पर अमल दरामद कर लें, मास्क पर अमल दरामद कर लें, फासले पर अमल दरामद कर लें, और जो स्टेप्स लिए गए हैं पहले उनको रीइंफोर्स कर लें। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको गियर अप करें। और एक ख्याल ये रखें कि डॉक्टर्स फिर घबरा रहे हैं, डॉक्टर्स एक बार फिर घबरा रहे हैं और वो बोल नहीं रहे। वो बोलेंगे तो उस पर आप इल्ज़ाम लगा देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एजेंट हैं, और फिर वो एक नया किस्सा शुरू हो जाएगा। तो वो बोल नहीं रहे, लेकिन वो परेशान हैं। मुलाकातें होती हैं उनसे, वो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा संगीन है, ज़्यादा सख्त है, और इससे बचने का एक तरीक़ा जो शिबली फराज साहब के वालिद ने बताया था वही इख्तियार किया जाए कि क़ुर्बत लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी। तो दूरियों में दिलकशी रखें, 6 फीट 3 फीट का फासला रखें, मास्क लगाएं और एहतियात करें। सिर्फ यही तरीक़ा है, बाकी तरीक़े भी अपना लें आप, लेकिन ये 2 बुनियादी तरीक़े इम्प्लीमेंट करें, अडॉप्ट करें और इनके साथ चलें। ठीक है, मतलब ये कि जो अभी तक के स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो बेहतर हैं। बेहतर ये होगा कि ज़रा उन पर अमल दरामद करवा लिया जाए, बजाय इसके कि हम नए इक़दाम की तरफ जाए, क्योंकि आवाम है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। पहले इकॉनमी अल्लाह अल्लाह करके चलना शुरू हुई, कारोबार हमारे खुलते हुए दिखाई दिए। जुनैरा, काफ़ी हैं ये स्टेप्स या अभी भी इससे ज़्यादा होने चाहिए और इक़दाम मज़ीद सख्त हों? देखिए, पहले जब शुरू में कोरोना की वेव आई थी और उस वक्त जिस तरीके का लॉकडाउन लगाया गया था, अगर उस लेवल पे भी चले जाएं तो बड़ी बात है। बट आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये है कि ठीक है, जो एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स का फ़र्क है ना, वो कोरोना के टाइम्स में हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। कौन सी चीज़ें वाकई लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। लोगों ने कोरोना के टाइम्स में भी शादियां की और सादगी से की, तो ये तो लेसन होना चाहिए था, इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। कोरोना चला भी जाए तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। तो हमने देख लिया कि हर चीज़ जो है वो कोई गवर्नमेंट की मर्ज़ी नहीं होती। लोगों को भी बहुत शौक़ है अपनी चमक दमक दिखाने का, अपनी दौलत दिखाने का, तो वो बाज नहीं आते। शादी हॉल्स का बिज़नेस रुक गया था, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जब आपने छूट दी है तो दोबारा से कंट्रोल करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन उस लेवल पे जाना पड़ेगा जो पिछले जनवरी फरवरी में था। दूसरा चैलेंज आपको जो बहुत बड़ा है, हम ऑलरेडी पोलियो पे कन्विंस करते हैं लोगों को कि प्लीज़ वैक्सीन ले लें, वैक्सीन ले लें। अमेरिका में 50% आबादी जो कि ट्रंप के फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, वो इस पर कन्विंस्ड हैं और वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। जो कंपनी ये बना रही है फाइज़र, वो कहती है -75 डिग्री सेल्सियस पे इस वैक्सीन को रखा जाएगा, जो ख़ुद इतना बड़ा चैलेंज है क्योंकि इससे पहले इतने कम टेम्परेचर पे कोई वैक्सीन रखने की हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो अभी वैक्सीन से अगर लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि वो आ जाएगी, अभी उसके बहुत मराहिल बाकी हैं और तब तक ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि जब ये वायरस आपको अटैक करता है, आप इससे रिकवर भी कर जाते हैं, तो जो इसने डैमेज किया होता है वो रिकवर नहीं होता, वो लंग्स में, वो आपके ऑर्गन्स में रह जाती है। और रिकवर करते करते भी कई लोगों को बहुत टाइम लग रहा है और कई लोग रिकवर नहीं कर पा रहे, बाद में भी डेथ्स हो रही हैं। तो द सिचुएशन इज़ स्टिल वेरी डॉन्टिंग एंड चैलेंजिंग। मेरा ख्याल है कोई 4 दिन पहले लाहौर के कुछ इलाकों में बताया गया था कि यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है। मतलब इतने इक़दाम के बाद मज़ीद अभी भी कुछ स्टेप्स हैं जिनकी तरफ जाना चाहिए, राइट जुनैरा? जी हाँ, जी ठीक है। सोहरावर्दी साहब, क्या हो रहा है लाहौर में? जुनैरा जैसे बता रही हैं वाकई कुछ ऐसा ही है, और अगर ऐसा है तो फिर जो इतने इक़दाम लिए गए आज NCUC में, इससे भी आगे जाने का सोचें हम? नहीं, मेरे ख्याल में लाहौर में तो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। और मुझे तो बल्कि जो स्मार्ट लॉकडाउन के एरियाज़ आए, लिस्ट आई, उसमें तो मेरा इलाका भी शामिल था और मैंने सोचा शायद मेरे घर पे के इर्द गिर्द भी स्मार्ट लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खुला चल रहा है सब, कोई बैरियर नहीं, कुछ नहीं। और वो सिर्फ कागज़ों की हद तक ही स्मार्ट लॉकडाउन नज़र आया और कुछ भी नहीं। जहाँ मैं रहता हूँ वो एरिया उसमें हॉटस्पॉट में है, लेकिन नॉर्मल है लाइफ। और रातों तक मार्केट खुली है, मेरे घर के पास बहुत बड़ी लाहौर की मार्केट है,
वो रात देर तक खुली रहती है, सैकड़ों हज़ारों लोग वहाँ पे आते हैं रोज़, रात को रश होता है, रेस्टोरेंट्स में रश है। तो मुझे तो अभी लाइफ बहुत नॉर्मल नज़र आ रही है। जो NCOC की मुझे मीटिंग से आज समझ आई है वो ये है कि शायद अपोजिशन जलसे ना करे, क्योंकि थिएटर्स की भी कोई इतनी ख़ास कहानी नहीं थी, क्योंकि थिएटर्स की भी सूरत हाल ये थी कि कोई नई फिल्में तो आ नहीं रही इतनी ज़्यादा कि थिएटर्स का बिज़नेस बहुत बूम कर रहा हो। जो बात समझ आई है, शादियों का भी ओपन में उन्होंने कहा बैंक्वेट हॉल्स बंद कर दें, लेकिन रेस्टोरेंट्स तो अभी भी चल रहे हैं। अगर रेस्टोरेंट्स खुले हैं तो फिर बैंक्वेट हॉल्स को भी रेस्टोरेंट्स बना देना पड़ेगा, और क्या हम रेस्टोरेंट्स भी बंद करने जा रहे हैं। बहरहाल मैं तो कोरोना पे गवर्नमेंट के साथ हूँ और उनकी हर पॉलिसी में उनके साथ हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट फेज़ में वो बहुत कामयाब रहे हैं, और मैं नहीं समझता जितनी कामयाबी फ़र्स्ट फेज़ में मिली है उसके बाद सेकंड फेज़ में हमें गवर्नमेंट पे किसी किस्म का शक व शुबे का इजहार करना चाहिए। हाँ, स्कूलों की जो अर्ली विंटर हॉलीडेज़ हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, और मेरे ख़्याल में अर्ली विंटर हॉलीडेज़ में कोई हर्ज नहीं है, और अगर वो एक्सटेंडेड भी हो जाएं कोई 1-1.5 माह तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बाकी ऑपोजिशन को जलसे रोकने के लिए मेरे ख्याल में NCOC बहुत वीक वेपन है, और उसके ज़रिए मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के जलसे नहीं रोके जा सकेंगे, और गवर्नमेंट की कोई मॉरल रिट भी नहीं है। देखें ना, हाफजाबाद के जलसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर को सवात में जलसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूरी समझे जलसे करने। तो जब वो ख़ुद 2-3 जलसे कर चुके हैं और इतनी ज़बरदस्त उनके वुज़रा कैंपेन GB में भी कर रहे हैं और किसी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट की, हम तो गवर्नमेंट से सीखते हैं, तो जब गवर्नमेंट जो हमें सिखा रही है उसके तहत तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलो, विल क्रिटिसाइज देम एज वेल। जब भी हम देखेंगे इन 500 के मजमे के बाद अगर गवर्नमेंट भी कुछ इस तरह का मजमा लगाती है तो फिर उस दिन देखते हैं कि गवर्नमेंट को भी किस तरह से हमने आड़े हाथों लेना है। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया कि जैसे जैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप्स लेती रहेगी आप उसको फॉलो भी करेंगे और उसके साथ खड़े भी होंगे। अभी आप ये नहीं समझ रहे हैं कि मजीद और इकदाम उठाए जाएं सख्त किस्म की। ब्रिगेडियर साहब, क्या होना चाहिए? जो लिए गए स्टेप्स से काफ़ी हैं, जो तो तजवीज़ दी गई वो भी काफ़ी हैं, या मजीद एडिशन होना चाहिए इसमें? इसमें 2 या 3 किरदार हैं। NCOC का आपने जिक्र किया, एक तो वो है। अब NCOC एक थिंकिंग फोरम है जो वो रिकमेंडेशंस देता है, जो वो अपना रिपोर्ट्स लेने के बाद महसूस करते हैं कि वो ज़रूरी है और उनके ज़रिए कोरोना के ऊपर जो आप कोई कंट्रोल कर सकेंगे। अब वो रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है? इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी या तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी। तो अब यहाँ पे आपने उस लिंकेज के ज़रिए, और तीसरी चीज़ जो है वो आपके अवाम है कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि अवाम और हुकूमत और अपोजिशन और जो अदारे मिल के चलते हैं तो उसके बाद कोई पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट होती नजर आती है। अब अगर NCOC कुछ कह रही है तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का काम आ जाता है कि वो इंश्योर करें कि उसके मुताबिक वो लॉज बनाएं और पॉलिसीज बनाएं। तो अभी तक शहरों में जो हाल है उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें आप ये कह सकें कि जो उन्होंने जो इक़दामात दिए हैं या वो सोच उनके जो दे रहे हैं उसके ऊपर हुकूमत वक्त, चाहे वो प्रोविंसेस में है चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में, वो इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पे ये भी कहा गया कि मास्क के ऊपर जुर्माना होगा तो ऐसी चीज़ तो कोई नज़र नहीं आई। बात यह है कि इसमें आपको, जैसे अभी सरवर्दी साहब ने लॉकडाउन का जिक्र किया, तो कहीं कोई लॉकडाउन नहीं है, आपने अनाउंस कर दिया, ये तो बहुत बड़ा मजाक है ना। ये तो गवर्नमेंट का अपना मजाक है। गवर्नमेंट अपना मजाक बनवाती है कि ये एक चीज को अनाउंस करती है, और ये वीक गवर्नेंस का हाल है। यानी बुज़दार साहब अगर पंजाब में या अपना सिंध में कोई चीज नहीं चीफ मिनिस्टर इम्पोज करा सकते तो उनको फिर उनका इस चीज का ऐलान ही ना करना चाहिए। और हमारे यहाँ आवाम का ये हाल है कि वो तो जंगल की हर बूटी का कावा पी लेंगे लेकिन वो मास्क नहीं पहनेंगे और वो उन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करेंगे जो चीज़ें ज़रूरी हैं कोरोना से बचने के लिए। अभी बहुत सीरियस केसेस हो रहे हैं। मेरी अभी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, मेरे दोस्त, उन्होंने कहा जी कि मैंने क्लिनिक में आज से बैठना बंद कर दिया है क्योंकि जो मेरे पास इतने ज़्यादा मरीज आ गए हैं कि मुझे अभी डर पैदा हो गया। तो अब अवाम के अंदर भी रिकग्निशन नहीं है। जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो करता धरता अफराद हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे। हम अगर फाइजर की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जुनैरा ने बता दिया कि 72 डिग्रीज पे आप वैक्सीन किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, और फाइजर ने अभी ये कह दिया है कि उस वैक्सीन के ऊपर जो तजर्बा हो रहा है उस तजर्बे से निकलने के लिए भी अभी आपको 6 महीने लग जाएंगे। इट इज नॉट इन द कमिश्निंग स्टेज, इट इज इन द फाइनल स्टेज, जहां पे उन्होंने उसको माँ के, अभी रशिया की भी एक कंपनी है उसने भी कह दिया कि हमने
लेकिन बात ये है, सोचना ये है कि वैक्सीन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। वैक्सीन क्या आपके अपना हॉस्पिटल में फौरन अवेलेबल हो सकती है? यहाँ तो हम वेंटिलेटर्स के पीछे फिरते रहे थे। तो इस वक्त बहुत नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है मुझे, गवर्नमेंट के लेवल पे भी और अवाम के लेवल पे भी। जब ये नॉन सीरियसनेस दोनों एक्टर्स में एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ तो एक जरूरत है उस चीज की जो आप स्पेन में आज देख रहे हैं या इंग्लैंड में देख रहे हैं, अब यहाँ पे कि आप इम्प्लीमेंट कराएं फोर्सफुली। और अगर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट ना हुआ तो चलिए, अपने यूएस और इंग्लैंड की बात की नजर रोमी साहब की मैं अटेम्प्ट लेती हूँ इस पर पॉइंट आपका आगे कि अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होने चाहिए कानून, बना देने से कोई फायदा नहीं। रज़ा साहब, आपकी इजाजत हो तो एनबीसी ने हाथ खड़ा किया, जरा मैं उनसे पूछ लूं, फिर मैं डायरेक्ट बाहर के उस पर आती हूँ पॉइंट पर के बाहर क्या चल रहा है। एनबीसी, मैं सिर्फ छोटी सी बात करना चाहूँगा, 70-80 सेंटीग्रेड वाला कोई इक्विपमेंट हमारे पास साउथ एशिया में नहीं है, साउथ एशिया में नहीं है। और दूसरी बात ये, जितनी 3 कंपनियां हैं वो फाइजर समेत वो वैक्सीन बनाने का दावा कर रही हैं, तो पहले 1.5 बिलियन लोगों को वो वैक्सीनेट करेंगी जिनका ताल्लुक यूरोप और अमेरिका से है। उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगी। इमरान खान साहब ने कल जो शंघाई कॉन्फ्रेंस में खदशे का इज़हार किया, बिल्कुल सही किया है कि हम तक कैसे पहुंचेगी वो। हम तक तो पहुंचते हुए कहते हैं ना, शाम से तिरयाक, सांप का तिरयाक इराक से आएगा, तो बहुत देर हो जाएगी। इलाज से बेहतर है कि एहतियात की जाए और अवाम ने और हुकूमत ने मिलकर ही उस एहतियात में वही क्या छोड़ना। और 2 बातें, मास्क और दूरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब कंक्लूड करूंगी तो मैं बिल्कुल, मैंने जरा अपना और आवाम का एहतसाब भी करना है। रज़ा रोमी साहब, बाहर किस तरह से सेकंड वेव को ले रहे हैं लोग, और वहां पर जब दोबारा से इक़दाम उठाए गए, पाकिस्तान जैसे ही है और पाकिस्तान में जो लगाए गए हैं, जरा उसका भी कंपैरिजन मुझे कर दीजिए। मजीद होने चाहिए सख्त फैसले? देखिए, बिल्कुल सख्त फैसले तो आपने देखा कि यूरोप में तो कई जगहों पर लॉकडाउन जो हैं वो स्टार्ट हो गए, बरतानिया में, फ्रांस में और दीगर जगहों पे। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, यहाँ पर जो है चूंकि ये कोई सेंट्रल पॉलिसी नहीं है, जो तो रियासतें जो हैं वो अपनी पॉलिसियां खुद फॉलो कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है वो मास्क पहनने को, और जो जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि इम्प्लीमेंटेशन भी हो, और दुकानों में और दीगर पब्लिक मकामात पे अब ये बावर करवाया जाता है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आप उस जगह पे मत जाएं, आप घर में जाएं वापस। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है इसको तवज्जो मिल रही है। मगर मसला ये है कि चूंकि ये वायरस है इस तरह का कि इसका कोई और तरीका नहीं है सिवाय एक दूरी, जैसे कहा एनबीसी ने, वो जब तक नहीं होगी तो ये वायरस तो फैलने का खतरा होता है। मास्क ही एक हिफाजती तदबीर है जो अभी तक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, बाकी चीजें तो कोई इतनी खास नहीं है। मगर जो जहां तक अभी ये मैं सुन रहा था सारी बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और पहले भी कहा है ब्रिगेडियर साहब ने भी कि इम्प्लीमेंटेशन की बात है। आप कोई भी चीज फैसला कर लें या कोई भी पॉलिसी ले आए, जब तक आप उसको नाफिज नहीं करेंगे या उसके लिए मशीनरी सही तरह से नहीं होगी उसको नाफिज करने की, उस वक्त तक ये मसला जो है हल नहीं होगा। और मेरे ख्याल से यही सबसे अहम और पते की बात है। ठीक है, तो सिचुएशन अभी यही है कि बाहर भी सिचुएशन ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, हालात वहाँ पर भी ऐसे ही हैं, इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सेकंड वेव को हमें इतना इजी नहीं लेना चाहिए। सवाल मेरा यह था कि अब तक जितने सख्त इक़दाम लिए गए हैं आज NCOC की मीटिंग के बाद, क्या उसके बाद भी हमें मजीद सख्त इक़दाम की तरफ जाना चाहिए, जिस पर एक्सपर्ट है कि जितने उठा लिए गए हैं वो फ़िलहाल के लिए काफ़ी हैं, बेहतर यह है कि उन पर अमल दरामद करवा लिया जाए। लेकिन जैसे कि NBC ने भी कहा और मैं भी बार बार यही कहूँगी कि हमें चाहिए कि जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रख के सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको अपनाएं, और साथ ही साथ हम मास्क का इस्तेमाल करें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल करें और कोशिश करें कि अब जितना एहतियात कर सकते हैं ज़रा शादी ब्याह में जाने से उसे बचे रहें। एक छोटी सी अपडेट है, ज़रा मैं वो यहाँ पर शामिल कर दूँ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जहाँ पर गिलगित में मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और सदर गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक है। नून लीग से शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, परवेज़ रशीद साहब
और हाफिज हफीजुर रहमान और मरीम औरंगजेब भी इस मुलाकात का हिस्सा हैं। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। 1-to-1 मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरीम नवाज साहिबा के दरमियान, जिसका अक्स आप इस वक्त हम न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ये मुलाकात क्या इंप्रेशन डालती है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर, थर्ड सेगमेंट में हम जाकर इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल पहले चलते हैं उस अपडेट की तरफ जो कि कल के मामले के बाद होती हुई दिखाई दे रही है। कैप्टन रिटायर्ड सदर साहब की गिरफ्तारी का मामला, जिस पर ISPR की जानिब से कल प्रेस रिलीज सामने आई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो इक़दाम उठाए और जो इंक्वायरी मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, गुज़िश्ता रोज़ हमने भी उसे सराहा कि अब सिर्फ फ़ौज के अंदर से ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिनके हवाले से, जिन जिम्मेदारान के हवाले से ISPR ने बात की, वो स्टेट के बाकी जो नुमाइंदगान हैं उनके हवाले से भी जो है कुछ फैसले किए जाने चाहिए। ताहम कल के फैसले को, कल की इंक्वायरी को पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया, पीपल्स पार्टी ने सराहा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत समेत उनके लीगी रहनुमाओं ने इसे मानने से इनकार किया है। तो अब मामला रुकता कहाँ पर है? क्या मजीद हमें इसको बढ़ाना होगा जब तक कि बाकी सियासी रहनुमा जो हैं वो मुतमईन नहीं हो जाते? NBC बताइएगा। पीपल्स पार्टी कह रही है ओके ठीक है, हम मान रहे हैं। PMLN कह रही है नहीं, ऐसा नहीं है जो किया जा रहा है, हम मुतफिक नहीं हैं। होना क्या चाहिए? मजीद पेशरफ्त हो इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो इसको खुशखबरी करार दिया जी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे में कहा कि ये खुशखबरी है, जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा शगुन है और इस तरह की बात को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है पॉजिटिव बात थी। नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया, वो एक ट्वीट का जवाब था रिजेक्टेड। वो एक ट्वीट का रिएक्शन था जो डॉन लीक्स पर आया था। उन्होंने कहा रिजेक्ट। अच्छा, वो रिजेक्ट किस लिए कर रहे हैं कुछ पता नहीं मुझे। उनके जो लोग हैं, शायद खान अब्बासी साहब भी और दूसरे लोग भी, उनका मुतालबा है रिपोर्ट शाये की जाए। अच्छा, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट नहीं है जो शाये होने वाली होती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये रिपोर्ट एक इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट है जो कभी शाये नहीं हुई, आज तक शाये नहीं हुई। हत्ता कि फ़ौज ने जिन लोगों को फांसी दी, अपने लोगों को जासूसी के इल्ज़ाम में, जिनको बरतरफ किया गया, जिनको डिसमिस किया गया, जिनकी पेंशन्स रोकी गई, जिनकी बरात रोकी गई, उनके फैसले भी सामने नहीं आए हमारे पास। उनके कुलभूषण यादव की कोई प्रोसीडिंग सामने नहीं आई हमारे पास। तो अब ये जो सभी है उस पर अमल करना होगा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म है कि इन तमाम अफराद को जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिन्होंने अदम तहम्मुल का मुतालबा किया, जिन्होंने गैर ज़रूरी जोश का मुजाहरा किया, उनके ख़िलाफ़ GHQ में कार्रवाई होगी। अब वो कार्रवाई किस तरह की होगी, और ज़ाहिर है वो उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है पुलिस और फौज की ज़बान में, तो लाइन हाजिर हो चुके हैं वो। इसके बाद आगे कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई क्या होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो अब रिपोर्ट की इशाअत की ज़रूरी नहीं थी जितना ज़रूरी एक्शन था। एक्शन हो गया है, एक्शन का फर्दर एक्शन होगा, आगे फॉलो अप होगा, उसका भी इंतज़ार कर लें, फिर देखते हैं क्या है। लेकिन रिपोर्ट की मुकम्मल इशाअत मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, NBC ने बड़ी दुरुस्त बात की, जितना हो गया हम भी यही कह रहे उतना काफ़ी है। क़यादत ने जिनको जिम्मेदार समझा उनके खिलाफ एक्शन लिया, इंक्वायरी की और बुला लिया GHQ में। हमने वो भी देखा जिस तरह से कायद के मज़ार की बेहुरमती की गई, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि पुलिस की कार्रवाइयाँ चलती हैं लेकिन उस तरह से इक़दामात नहीं होते और रिपोर्ट का 6-6, 7-7 महीने इंक्वायरी का इंतजार करना पड़ता है। तो फिर बड़ी जल्दी रिपोर्ट हमारे सामने मंजर यहाँ पर आ गई। मजीद भी कुछ हो? रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी हमेशा एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर 5 कोर को कहा था, उन्होंने बोर्ड डिटेल किया। बोर्ड में सिर्फ एक मेंबर नहीं होता, इसमें कम से कम 4 से 5 मेंबर इक्विटेबल रैंक्स के होते, और उन्होंने हर चीज का जायजा लिया, हर डॉक्यूमेंट का जायजा लिया। सिर्फ यही नहीं कि वो स्टेटमेंट्स पे गए होंगे, और जब आर्मी चीफ कोई चीज कहते हैं तो उसके अंदर किसी कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश होती नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने कह दिया कि जो कुछ हुआ था उसके जो जिम्मेदार अफराद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई करने के लिए इससे पहले भी GHQ के साथ अटैच होते और किसी अफसर के लिए, एक रनिंग ऑफिसर के लिए उसके ओहदे से हटाया जाना, इसका मतलब यह है कि आपके ओहदे के ऊपर, आपके करियर के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट आ गया है, ऐसी ऑब्जर्वेशन आ गई है जो आपकी आइंदा
बहुत सारी चीज़ों में आपके करियर में रुकावट हो सकती है। इसके ऊपर आपको कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की कार्रवाई जो होगी वो भी जीएचक्यू करेगा। ये इतना हो गया यहाँ पे, ये मुकम्मल हो आगे होगा। अब बात यह है कि यहाँ पे ये भी तो सोचने की ज़रूरत है कि एजुकेटेड एक महज़िब कौम अगर हम हैं और कहलवाते हैं और जमहूरियत का अगर ढंढोरा पीटते हैं, तो यहाँ ये भी तो सोचने की ज़रूरत है ना कि वो कौन से मुहर्रिकात थे, कौन सी वजह थी, कौन सा इशू था जिसकी वजह से यहाँ तक बात पहुंची। क्योंकि जब एक जंग छिड़ जाती है तो उसके ख़त्म या उसके कंक्लूजन, उसके मुहर्रिकात को भी देखा जाता है, किसी लड़ाई के भी मुहर्रिकात को देखा जाता है और उनको ऊपर भी कंट्रोल करके उनके ऊपर भी इक़दाम लेने की कोशिश किया। जी जी जी। अभी जो लच्चरपन, जो बाजारीपन कायद के मज़ार के ऊपर मचाया गया इस किस्म के इंसान से, जिसको इंसान कहना मेरा ख्याल मैं उसके ऊपर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो बाजारीपन और जो मिरासीपन का मुजाहरा किया गया कायद के मज़ार के ऊपर, वहाँ पे वो औरत खड़ी हुई थी जो अपने आप के आज गिलगित और बल्तिस्तान में जलसे कर रही है, उनको कोई शर्म नहीं है, उनके अंदर कोई हया नहीं है। हम तो मुसलमान हैं, जब कब्रों का रिस्पेक्ट करना आपके कब्रिस्तान के बाहर लिखा होता है। मैं एक चीज़ बड़ा आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप फ्रांस की कभी नेशनल वॉर सिमेट्री नोट्री डैम के पास जो मौजूद है वहाँ कहीं गए हो ना, तो वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मुसलमान सोल्जर लड़े थे उनके उन्होंने कब्रें बनाई हुई हैं और उनकी कब्रों के ऊपर जो उनका हेड स्टैंड है ना, उसका रुख जो है स्पेशली मक्का की तरफ किया गया है। और वो जिसने डिजाइन किया था ना, वो पेंटर था, उसने 1908 में जब डिजाइन किया था तो उसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी ये उन मुसलमान सिपाहियों की जिन्होंने जंग लड़ी, तो कब्र का ये रिस्पेक्ट है, ये उसके ऊपर उसको इस तरह देखा जाता है। सिमेट्रीज के बाहर निकला होता है ओनली गॉसिपिंग, डोंट स्पीक लाउड। तो ये जो चीजें वहां पे जाके जो बाजारीपन का, उसको कौन सजा देगा, आप मुझे ये बताइए। और उसके बाद अगर जो आप सोशल मीडिया उठा के देखें, जो पाकिस्तान के अवाम का रिएक्शन आया है, बहुत सारी ऐसी तो ब्रिगेडियर साहब, मतलब जो मैं आपकी बात से अखज़ कर पाई वो ये कि अगर इंक्वायरी हो भी, मजीद पेशरफ्त हो भी, तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के हवाले से इंक्वायरी अब आगे चलनी चाहिए। ये वाला मामला यहीं पर तमाम हुआ? नहीं, मैं जरियाब ये कह रहा हूँ कि वो पार्टी जिसने बाजारीपन किया कायद के, देखिए ना, एक सोचने की बात है, कायद के मज़ार के ऊपर भी गुजारिश है कुछ मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल चुनाव कर लीजिए। कोई बात देखिए ना, कायद के मज़ार के ऊपर भी कुछ रूल नाफिज हैं या नहीं नाफिज है। यानी कायद के मज़ार के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी किस्म का सियासी जलसा नहीं किया जाएगा। तो जो जलसा करने की वहां पे कोशिश की गई और उस रूल को वायलेट किया गया, अब उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए। उसका तो पार्टी का एक्शन लेना था, तो पार्टी तो कहती है कि जी वो जो साहब बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया। आप ही के पॉइंट को रेज करूंगी, रज़ा रोमी साहब के पास जाऊंगी। रज़ा रोमी साहब, गालिबन मेरी तस्दीक कीजिएगा, 20 से 21 अक्टूबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस वाक़े का नोटिस लिया और कल 11 नवंबर को इस हवाले से ठोस एक्शन लिया गया। इस पर भी हमारी सियासी जमातें हैं वो एक ओपिनियन के हवाले से कुछ इनकार कर रही हैं तो कुछ इकरार कर रही हैं। मजीद अब इसमें से क्या अखज़ किया जाना चाहिए? वाकई आगे हमें मजीद पेशरफ्त दिखानी चाहिए इस पर? देखिए, इस पूरे मामले में 3 या 4 बड़े अहम पहलू हैं। पहला जो पहलू है वो तो ये है कि इस पूरी चीज में जिस तरह से एक सियासी जो मामला था या इंतजामी मामला था, उसमें जिस तरह से आर्मी को जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ा या ड्रैग किया गया या जो भी हुए उसके मुहर्रिकात, अब वो तो रिपोर्ट में पता लगेगा कि वो सारा कुछ कैसे हुआ। वो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और वो अनफॉर्चुनेट बात इसलिए है कि इस तरह के मामलात में आपको जो है ये उनका सफेयर ही नहीं है और इससे सिर्फ जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके ऊपर भी लोग सवाल करते हैं, उंगलियां उठाते हैं और एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में वो इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जिनका काम के बिल्कुल जिनकी के ना सिर्फ कानूनी तौर पे वो न्यूट्रल होते हैं बल्कि उनका इमेज भी न्यूट्रल होना चाहिए। तो एक तो ये हुआ कि अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में कल से अगर आप देख लीजिए, अगर आप अखबारात भी देखिए, टॉक शोज भी देखिए,
तो उन सब में यही बात हो रही है और यही सवाल हो रहे हैं, और एक पोलराइजेशन जो मुल्क में है वो इस मामले में भी दिखाई दे रही है। दूसरा अहम पहलू इसमें ये है कि दोनों जो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी ने तो बिलावल साहब ने इसको वेलकम किया, नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अपना पुराना जो राज थी उसको निकाला, जो क्योंकि उनको भी इस तरह की ट्वीट का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा अच्छा मौका है कि मैं भी अपना हिसाब चुकता कर लूं। तो दोनों तो एक जो पीडीएम के अंदर भी इससे हमें यही मालूम पड़ा है और यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि सब एक पेज पर नहीं है, वही एक पेज जिसका बार बार जिक्र। तीसरा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अभी जो भी बात भी हो रही थी कि क्या कायद के मज़ार जो हैं उनके ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए ये कानून जो है 1971 का है गालिबन, और जनरल याया के ज़माने में ये ऑर्डिनेंस था जहाँ पर इसके रूल सेट किए गए थे कि कायद आज़म के मज़ार के अहाते में की हुल्लड़बाजी नहीं होगी किसी भी किस्म की। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इन कवानीन पर नजर सानी भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कैप्टन सफदर साहब ने कुछ जो है वो जज्बातियत का मुजाहिरा किया वहां पर, लेकिन मेरे वहां पे जो तकारीर और नारे लगे मेरे ख्याल से उनमें कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात इस तरह से नहीं थी। वोट को इज्जत दो जो है वो कोई मतलब ना तो एक ना तो उसमें कोई तौहीन होती है कायद की, बल्कि कायद की जो फलसफा है जमहूरियत का और पाकिस्तान का क़याम जो है वो भी तो इलेक्शंस के थ्रू आया था। 46 के इलेक्शंस में बड़ा क्लियर हो गया था। तो मैं बहरहाल इस बहस में नहीं मैं पढ़ना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब ये मुल्क में एक बहस भी होनी चाहिए कि इन रूल्स को कैसे ट्रीट करना है। जहां तक अगर समझती है सिंध गवर्नमेंट और पुलिस के सफदर ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए इंतजामी कार्रवाई करें। उसमें ये रात के अंधेरे में कोर्सिव किस्म का मेरा सवाल आपसे था, आप कह रहे हैं कि लेट देम डिसाइड, मतलब लेट पीपल्स पार्टी, लेट सिंध गवर्नमेंट डिसाइड। व्हाट डू यू थिंक? आप समझते हैं कि पेशरफ्त होनी चाहिए? सिंध गवर्नमेंट को एक साइड पर रखकर आपका तज्जिया ये सुनो में आंसर देते मैं आगे जाऊं। नहीं होनी चाहिए ये सियासी मामलात हैं और इनमें इंतजामी चीजों को वो करते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले खान साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, कोऑपरेट कीजिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। जुनैरा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मूव ऑन करना चाहिए। अगर इस तरीके के मामलों में हम फंस जाएंगे तो फिर इकॉनमी पे बात करने का और गरीब आदमी और कोरोना वो सब तो बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। प्रॉब्लम ये है कि कायद आज़म के मज़ार पे एक लॉ वायलेट हुआ था। मैं इसको ये नहीं समझती कि उससे कायद आज़म की बेहुरमती हो गई या उनकी कोई बेइज्जती हो गई या व्हाटएवर। एक लॉ वायलेट हुआ है और उसकी वायलेशन की जो भी सज़ा है या उसका जो भी डिटर्मिन करता है कानून कोर्स ऑफ एक्शन वो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। ऑन दी अदर हैंड जो इंटरनल मैकेनिज़्म है पाकिस्तान आर्मी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, वो सिंपल है कि अगर आपने इंक्वायरी में ये साबित कर दिया है कि फ़लाँ ऑफिसर ने अपनी पोजीशन में जो जजमेंट कॉल दी थी वो गलत थी, बियॉन्ड सर्टेन लाइंस थी, तो वो ख़त्म है उसका करियर। आपको लिख के दे सकती हैं, वो प्रमोट नहीं होगा आगे से, उसका करियर ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये लोग बहुत फूंक के कदम रखते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, अगर हुई है तो उसकी सज़ा कम अज़ कम फ़ौज में तो मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर एक लॉ फ़लाँ ने वायलेट किया है तो उसको छोड़ दें, और अगर एक लॉ फ़लाँ ने वायलेट किया है तो देखें वो तो 1950 में बना था, ज़रा उसको दोबारा देख लें। तो पहले हम डिसाइड कर लें कि हमने लॉ को कहाँ लेकर जाना है, सबके लिए एक जैसा। जिस लॉ पे सबने स्टैंप लगाई है, चाहे 1971 में लगाई है चाहे 51 में लगाई है, हमने उसको सेक्रेट डॉक्यूमेंट समझना है कि नहीं समझना। पर्सनल चॉइसेस पे अगर हम चलते रहेंगे तो जो मुल्क का हाल हो रहा है वो आपके सामने है। चौहरवर्दी साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल ने खुशाइन का, नवाज शरीफ ने रिजेक्ट का और प्राइम मिनिस्टर ने इस सारे वाक़े को एक कॉमेडी करार दिया था। उनके ख्याल में तो ये सारी एक कॉमेडी थी। अगर वो कॉमेडी थी तो फ़ौज ने इतना बड़ा एक्शन कैसे लिया, ISPR ने इतना बड़ा प्रेस रिलीज़ कैसे जारी किया। हम भी सिर्फ आप बात कर रही हैं बिलावल की, खुशाइन की और नवाज शरीफ के रिजेक्ट की। मुझे ये बताएं हुकूमत कहाँ खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ खड़ा है जो इसको एक कॉमेडी करार दे रहा था।
और जो इसको एक वाकया या इसको एक एक्ट मानने को तैयार ही नहीं था कि कुछ हुआ है। पहली बात यह है। दूसरी बात हुई कि जी वहाँ लॉ वायलेट हुआ। जो मुद्दई बनाया गवर्नमेंट की पार्टी ने, पीटीआई ने, वो ख़ुद इश्तिहारी निकला और कायद के मदार की बेहुरमती का पर्चा एक इश्तिहारी से कराकर इस हुकूमती जमात ने जितनी कायद की इज़्ज़त बढ़ाई है वो भी हमें सामने रखनी चाहिए। और फिर जिस लम्हे वो मौका वारदात पर मौजूद भी नहीं था, उसकी लोकेशन कोई और निकली और उसने 506 की दफ़ात लगा दी और हुकूमती पार्टी ने एक झूठा पर्चा कराने की भी कोशिश की। अगर सिर्फ उस हद तक रहते कि मदार की बेहुरमती हुई है तो हम कह लेते जी लॉ वायलेट हुआ है और जितना लॉ वायलेट हुआ है उतना पर्चा दर्ज हुआ है। उसमें दीगर दफ़ात लगा कर सफदर को जो फंसाने की कोशिश की गई उस पर भी तो बात होनी चाहिए कि ये सिविल गवर्नमेंट आज कहाँ खड़ी है। ISPR के उस प्रेस रिलीज और इस इंक्वायरी और उसको जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है एक्शन के बाद ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ खड़े हैं और वो PTI की वो हुकूमत पार्टी कहाँ खड़ी है और उनका मॉरल स्टांस इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। कायद के मदार के हवाले से कायद के मदार की बेहुरमती के ऊपर झूठा पर्चा कराना और एक इश्तिहारी से पर्चा कराना वो कोई एक्ट ऑफ, मेरा मतलब है कि नहीं है। और उस पर भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए कि कौन से हुकूमती ओहदेदार थे जो सारी रात थाने में बैठकर एक इश्तिहारी के ज़रिए को मुद्दई बनाने की कोशिश करते रहे। उस सब पर पर्दा डाल दिया जाए और बाकी सारी गुफ्तगू कर ली जाए तो ये तो आधा सच और आधा तीतर और आधा बटेर वाली कहानी है। आपने पूरा वाक़या कर दिया, आपने ये वाला रुख भी दे दिया मुझे मुज़म्मिल साहब, आपने वो रुख भी दे दिया, लेकिन मेरा सवाल ज़रा बीच में रह गया। मज़ीद पेशरफ्त की ज़रूरत है, मुझे ये बता दें। नहीं, कोई मजीद पेशरफ की जरूरत नहीं है। पुलिस ने वो पर्चा खारिज कर दिया है, वो झूठा पर्चा था। एक्ट इंक्वायरी हो गई है और उसमें भी जिम्मेदारान को सजा मिल गई है। मेरे ख्याल में पूरा इंसाफ हो गया। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्टेड की ट्वीट करके अपना हिसाब चुकता कर दिया इस पर NBC सेट। चलें ब्रिगेड साहब, मुझे बढ़ना है ना सिर्फ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते तो बात गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से गैलप सर्वे हुआ है, क्या उसका इम्पैक्ट जाता है इलेक्शन कैंपेन्स पर और इलेक्शन रिजल्ट्स पर? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और ये इंतखाबात शेड्यूल हैं 15 नवंबर को और सिलसिले में एक गैलप सर्वे करवाया गया जिसमें अवामी राय कुछ इस तरह से सामने आई कि सर फहरिस्त पहले नंबर पर अवाम का जो वोट है और उसकी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में बैठी जमात के साथ है। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पसंदीदा करार दिया गया है। अब ये जो राय है वो किस हद तक इम्पैक्ट डाल सकती है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर, और क्या हम ये देख सकते हैं कि टर्न आउट जिस तरह से गैलप सर्वे में सामने आया है वैसे ही एक्चुअल में भी हो सकता है? नासिर चुगताई साहब, आप क्या समझते हैं ये जो गैलप सर्वे है यही इम्पैक्ट हमें इलेक्शन के रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा? अजरिया, मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे गैलप और फलां प्लस और कल्टेसी प्लस इन तमाम के सर्विस पर एक बड़ा ख़ास रिजर्वेशन होता है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सर्वे किस तरह होते हैं। इनकी सैम्पलिंग के लिए क्लाइंट क्या इंस्ट्रक्शंस देता है और ये सैम्पलिंग किस तरह करते हैं। तो जिस तरह आप चाहें, मोम की नाक है, जिस तरफ तक चाहे आप मरोड़ दें आप। लेकिन गैलप का और एक दूसरी फॉर्म का जो सर्वे है उसमें आप अगर फ़र्क देखें, एक में 35% PTI के हैं और एक में 27% हैं और जिसमें 27% में 24% पीपल्स पार्टी के हैं, तो मुकाबला सा दिखाया जा रहा है। 24 सीटों पर 300 उम्मीदवार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शरह ख्वानदगी बहुत ठीक ठाक है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लोग बाशऊर हैं, पथरीले रेतीले पहाड़ों में रहने वाले लोग, जफाकश बहुत ज़्यादा हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन लोगों को और तगड़े लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो गैलप हैं, बाज़ मुल्कों में तो इंतखाबात से इतने पहले ये गैर कानूनी है और इस वक्त पे ये गैलप लाना, ये सर्वेज लाना मेरे ख्याल है नामुनासिब है। मेरे ख्याल है ये असरअंदाज होगा इंतखाबात पर। हो ना हो इससे मुझे गर्ज नहीं, लेकिन ये कि असरअंदाज होने की कोशिश हो सकता है ये।
एक अटैम्प्ट हो सकता है। अब अगर आप ये देखें कि जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो माहिरीन हैं वो क्या कह रहे हैं। हसन निसार साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन बहुत तगड़ी, बहुत इम्प्रेसिव और बहुत शानदार रही, और मैं ये मुझे कहने में कोई मुनाफिका से काम नहीं ले रहा। निसार अब्बास एक बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी, और रहते गिलगित के अंदर हैं। उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने जो वादे किए हैं उसके लिए उन्हें पाकिस्तान के कर्ज के बराबर मजीद कर्ज लेना होगा। ठीक है, एनबीसी एक और IMF से 2 बार और बातचीत करना होगी। मेरे पास सेगमेंट के लिए वक्त मुख्तसर है। आपने अपनी राय के साथ बाकी दीगर मौजूद माहिरीन की राय से भी हमें आगाह किया। क्विकली प्लीज ब्रिगेडियर साहब, विद इन 50 सेकंड्स। या मेरा ख्याल जो जैसे एनबीसी ने कहा कि वहाँ पे लोग बड़े अवेयर हैं, बड़े एजुकेटेड हैं और वो बड़े डिजायरस हैं, बड़े एम्बिशियस हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। लेकिन वहाँ गिलगित से लेके गिजट तक और गिलगित से लेके श्योर तक जिस तरह आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाते हैं वहाँ लोगों का मूड डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज होता है। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जो जगहें अभी तक इनएक्सेसिबल हैं। तो जहाँ तक कंपटीशन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी ने एक कैंपेन चलाई और बड़ी इफेक्टिव कैंपेन चलाई है। तो पीपल्स पार्टी एक एडवांटेजियस पोजीशन में नजर आ रही है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, क्योंकि हुकूमत में पीटीआई बैठी है और ऐसे इलाकों में ज्यादातर ओरिएंटेशन लोगों की होती है हुकूमती पॉलिसीज की तरफ, हुकूमत की तरफ, तो वो एडवांटेज पीटीआई एंजॉय कर रही है। तो ये है एक टफ कंपटीशन है, 330 कैंडिडेट है। मैं ना सिर्फ आपके तज्जिए को इंडोर्स करूंगी, इसलिए भी कि मेरी आंखों देखा हाल है, जो कोर वहां के लोकल लोग हैं वो पीटीआई की ही सपोर्ट में हैं। इस विजन के साथ कि ये इख्तिदार में बैठी है। मुजम्मिल साहब, क्विकली प्लीज। देखें, रिवायत तो यही है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीत जाता है। और अगर इस बार पीटीआई ये इलेक्शन ना जीत सकी तो पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। गैलप का पोल अपनी जगह है, लेकिन हम जो वहाँ की पल्स हासिल कर रहे हैं वहाँ तो पीटीआई ना इलेक्शन जीतती नज़र आ रही है, ना हुकूमत बनाती नज़र आ रही है। और ख़दशा है कि पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत है उसकी शायद गिलगित में हुकूमत ना बन सके और कोई पीडीएम की हुकूमत वहाँ बन जाए, कोई अलायंस की। तो ये गैलप सर्वे मुझे तो हकीकत पर नज़र नहीं आता। वहाँ के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो कोई और कहानी बता रहे हैं। रज़ा रोमी साहब, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं, वर्चुअल रियलिटीज कुछ और हैं। देखिए, बात यह है कि ये तो इसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। गैलप सर्वे यही शो कर रहा है ना कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं एज अ लीडर, और ये तो सच है। वहाँ पे अगर आपको याद हो, गिलगित बल्तिस्तान में जो नौजवान थे वो बहुत पसंद करते रहे हैं इमरान खान को, और आई एम श्योर कि जब भी कोई पोल होगा तो इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो एज अ लीडर या एज अ क्रिकेटर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट वो तो मौजूद रहेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या वो वाकई उनकी पार्टी को वोट देंगे। वो चीज़ जो है, वो जो एनबीसी बात कर रहे हैं और दीगर लोग कह रहे हैं, वो एक अलग मामला है। और दूसरी बात है कि ऑपोजिशन ने वहाँ पे इतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग की है पिछले चंद हफ्तों में। बिलावल तो काफ़ी देर से वहाँ पर थे, मरीम नवाज भी गई हैं, और यकीनन उससे बहुत फ़र्क भी पड़ेगा। पीएमएलएन की ऑलरेडी गवर्नमेंट थी वहाँ पर, उससे पहले पीपीपी भी रही है वहाँ पे, उनकी भी वहाँ पे अच्छी रूट्स हैं। तो इस बार जो है यूँ लगता है कि पीटीआई को बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगा, और जो माजी की रिवायत रही टफ कंपटीशन है और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान है। पीएमएल ने इसमें जरा खासी हमें दूर दिखाई दी, लेकिन वोट पीएमएल का भी वहां पर मौजूद है। जुनैरा, लास्ट मिनट प्लीज। देखिए, यूरोप और वेस्ट की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं और उनके ओवरसीज़ बिजनेसेस भी हैं, बट गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सिर्फ यूरोप तक नहीं है, उनके स्विट्ज़रलैंड तक बिजनेसेस हैं और बहुत बड़े टूरिज़म रिजॉर्ट्स और भी जिस सेक्टर की आप बात करें उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि 1891 से सोवियत यूनियन और ब्रिटिश एम्पायर की भी जंग थी इस इलाके के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जियो स्ट्रेटेजिकली। तो इन लोगों को उसका पूरा अदराक है और अपने बिजनेसेस और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए ये हमेशा फेडरेशन को वोट दे देते हैं। सो आई थिंक कि प्रेसिडेंट जो चला आ रहा है वही कैरी करेगा। ठीक है, मफादात की जंग है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपने वोट के जरिए है, और अभी तक का गैलप सर्वे पीटीआई को सर-ए-फहरिस्त रख रहा है, जबकि हमारे ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स भी यही कह रहे हैं कि हाँ, पीटीआई के नाम का कुरान निकल सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।